हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, अपना प्रोसेस कैलकुलेशन जिसे हम लोग एमईबी भी बोलते हैं, उसका क्लासेस स्टार्ट हो गई है फुल कोर्स की। एक लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुका है चैनल पे, यूट्यूब पे ही, जिसमें हम लोग ने बात किया था कि कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है, क्या सिलेबस हम लोग पूरा फॉलो करने वाले हैं, कितना लेक्चर होने वाला है, कितने ड्यूरेशन का होने वाला है, क्या क्या हम लोग उसमें पढ़ाएंगे, सारी बातें उसमें हम लोग कर चुके हैं। मोस्टली 40 मिनट का वीडियो है। जो लोग नहीं देखें पहले उसे जाके जरूर देख लेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक बार बार फिर से किसी लेक्चर में रिपीट हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग डायरेक्ट चैप्टर में शुरू करेंगे आज से, ठीक है। आप लोग को पता है कि आज हम लोग मेन टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। जैसे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो इंटरव्यू में आप लोग से डायरेक्ट पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा क्या हमारा यूनिट ऑपरेशन क्या होता है। आज तक हम लोग ने सिर्फ एक डिफिनीशन पढ़ी थी कि यूनिट ऑपरेशन वह होता है जिसमें केवल फिजिकल चेंजिंग होती है। इतना सिर्फ पढ़ के काम चलाते हैं। इंटरव्यू में इतने से काम नहीं चलने वाला, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। यूनिट ऑपरेशन के सारे एस्पेक्ट हम लोग खत्म करेंगे आज, ठीक है। यूनिट प्रोसेस क्या होता है, सिर्फ इतना ही नहीं बात करेंगे कि यूनिट प्रोसेस में सिर्फ केमिकल चेंज होती है, वो आधा अधूरा डिफिनीशन है। पूरा डिटेल में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, तो वो खत्म करेंगे। सारे जितने टाइप्स होते हैं वो भी बताएंगे, ठीक। उसके बाद बेसिक बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें एमईबी पढ़ने से पहले जानना होता है। अगर वो नहीं जानेंगे तो बार बार बीच में आप कमेंट करके पूछेंगे कि सर इसका मीन्स क्या है, हमें समझ नहीं आया। तो इस लेक्चर में सारे जितना टर्मिनोलॉजी होती है वो सारे हम लोग आज कवर कर लेंगे, ताकि बार बार टेंशन लेने की जरूरत हमारी ना पड़े, ठीक है ना। तो इतनी चीजें हैं। बाकी सीधे हम लोग अपने लेक्चर पे बढ़ेंगे आज, ठीक। बाकी इधर उधर की कोई बात नहीं। तो पहले वाली चीज से हम लोग शुरू करेंगे कि आज बेसिक से शुरू करेंगे कि क्या क्या हमें पहले जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अपना जो केमिकल इंजीनियरिंग हम लोग बार बार बोलते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग एक्चुअल में है क्या, तो वो पहले समझ लेते हैं। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है ये जो केमिकल इंजीनियरिंग है वो मोस्टली क्या है, मतलब कितने पार्ट से मिलके बना है, क्या क्या अगर उसमें मिला दिया जाए, क्या क्या हम पढ़ ले तो हम मान लेंगे कि हाँ हमने पूरी केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ ली, ठीक है। तो जो बुकिश नॉलेज है उसमें दो चीजें आपको देखने को मिलती है। एक लिखा रहेगा क्या और एक लिखा रहेगा क्या। एक तो लिखा रहेगा जब हाँ जहां हम यूनिट ऑपरेशन पढ़ते हैं, यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस, ठीक है ना, यूनिट प्रोसेस। अगर ये दोनों हम लोग ने पढ़ लिया, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर फॉर्म हमने पढ़ लिया, तो उसको बोल दिया जाता कि हाँ हमने यूनिट ऑपरेशन पढ़ लिया। मतलब एक डिफिनेशन आप बोल सकते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच है जिसमें हम यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस से डील करते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरी सच नहीं है, ये आधी अधूरी डिफिनेशन है। क्यों, मैं बताता हूँ। आप देखेंगे कि यूनिट ऑपरेशन में मोस्टली हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, आप खुद बताइए। यूनिट ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, आप देखो यहाँ पे। यूनिट ऑपरेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे एमओएसएच, मतलब मैकेनिकल ऑपरेशन है सॉलिड हैंडलिंग। दूसरा मोस्टली हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। अभी सब बताएंगे कैसे हम इसको यूनिट ऑपरेशन में ही रखे हैं, कैसे इनको यूनिट प्रोसेस में रखें, अभी आप देखिए। और मैंने जो एक चीज आपको बोला था कि आप लोग कॉपी कैलकुलेटर सब लेके बैठिए, क्या सब लोग लेके आए हैं क्या। सब लोग कमेंट बॉक्स में एस जरूर बोल दें कि हाँ मैंने कॉपी कैलकुलेटर जो मैंने बुक बोला था वो आपने ले रखा है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में कल भी दे रखा था पिछले वीडियो में, वहां से आप परचेज कर लीजिए। और आज भी मैं दे रहा हूँ, अगर जो लोग नहीं किए वो लोग कर लीजिए जरूर, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कुछ, ठीक है। तो देखो सारी बातें आपको समझ में आएंगी, बस आप एक बार देखिए। यूनिट ऑपरेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैकेनिकल ऑपरेशन है सॉलिड हैंडलिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स। तीसरा क्या पढ़ते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और चौथा आप लोग क्या पढ़ते हैं, सपोज करो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, ठीक है। पांचवा मोस्टली हम लोग क्या पढ़ते हैं, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। ये मेजर मेजर हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं यूनिट ऑपरेशन पढ़ने के, ठीक, जिसमें यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। यूनिट प्रोसेस में मोस्टली एक ही चीज हम लोग ध्यान देते हैं, CRE, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, जिसमें यूनिट प्रोसेस हमारा इन्वॉल्व होता है। तो ये जो नॉर्मल डिफिनीशन है वो क्या कहना चाह रहा है कि केमिकल इंजीनियरिंग वो है जिसमें यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस अगर हमने पढ़ लिया तो केमिकल इंजीनियरिंग है। आप एक चीज बताओ कि ये चीज आपने सपोज करो पढ़ लिया, बट एमओएसएच में अगर पार्टिकल का साइज निकालना है, मेश साइज डिफाइन करना है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पंप डिजाइन करना है, कितना हेड हमें चाहिए, ठीक, ये सब चीजें हो गई। और उसके बाद कितनी विस्कोसिटी फ्लूइड की रखनी है, कौन से टाइप का फ्लूइड है वो भी हमें ध्यान रखना है। थर्मोडायनेमिक्स में रेफ्रिजरेशन कितनी कैपेसिटी का करना है, कैसे डिजाइनिंग करनी है, कौन सा सिस्टम है वो। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट एक्सचेंजर की डिजाइनिंग कैसे करेंगे, कितने नंबर ऑफ ट्यूब्स रहेंगे, ये
मास ट्रांसफर ऑपरेशन में कितना डिस्टिलेशन में हमारे कितने नंबर ऑफ ट्रे रहेंगे, एब्जॉर्प्शन में कितने सारे पैकिंग हम लोग करेंगे, कैसे पता चलेगा? सीआरई में पूरा रिएक्शन ही रिएक्शन है, बिना रिएक्शन के आप तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है सिर्फ इसको पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला, तो इसी में एक थर्ड पोर्शन क्या इन्वॉल्व होने चाहिए, उसको बोलते हैं प्रोसेस कैलकुलेशन। प्रोसेस कैलकुलेशन जिसको आप लोग एमईबी भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो थर्ड पोर्शन मेरे हिसाब से तो ये भी होना चाहिए कि बिना इसके तो हम इसको पढ़ने से कोई मीनिंग है नहीं और हम पूरा केमिकल इंजीनियरिंग कभी पढ़ नहीं पाएंगे। अब देखो ये तीनों के करने से भी क्या होता है, फोर्थ नंबर हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अगर आप इन तीनों चीजों को पढ़ लेते हैं, इन तीनों चीजों को पढ़ लेते हैं आप, लेकिन अगर आप इसका एप्लीकेशन ही नहीं कर पाएंगे, मतलब आप हीट एक्सचेंजर पढ़ लिए पर पढ़ के रह गए, कैलकुलेशन कर लिए कि कैसे डिजाइनिंग है वो कर लिए, कैसे रिएक्शन उसमें होना रिएक्टर में वो भी कर लिए, पर जब तक आप उसको बनाएंगे नहीं, इंडस्ट्रियल फॉर्म में नहीं जाएंगे, कैसे बोल पाएंगे कि हाँ पूरी केमिकल इंजीनियरिंग हो गई? तो यहाँ पे जैसे हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट कौन सा हम लोग पढ़ते हैं, केमिकल टेक्नोलॉजी, आपने पढ़ा होगा, प्लांट इकोनॉमिक्स एंड डिजाइन, ठीक है, इसको पीडी बोलते हैं, बहुत जगह प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना? जो आपको समझ में आए, जो आपके सेमेस्टर में आप वहां नोट कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछेंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग कितने पार्ट्स में है, तो हम बोल सकते हैं ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है केमिकल इंजीनियरिंग को, ठीक है ना? 4 पार्ट्स कौन सा हमारा, एक यूनिट ऑपरेशन, एक यूनिट प्रोसेस, एक प्रोसेस कैलकुलेशन, एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं। इन चारों का कंबाइंड फॉर्म ही केमिकल इंजीनियरिंग बोला जा सकता है। इस तरीके से आप इंटरव्यू में समझा सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल वो सोचेंगे कि हाँ लड़का एक नए सिरे से सोच सकता है, बुकिश नॉलेज सिर्फ नहीं रट्टा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, चीजें समझ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा इंप्रेशन आप लोग का जाने वाला है। तो ये चीजें आप लोग समझ गए ना कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, और क्यों बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे अपने, ठीक है। मेन पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ये चीज आप नोट कर लिए होंगे ना, अगर नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बट नोट जरूर करिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ डिफरेंसेज पे, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर वो डिफरेंस आप नहीं जानते हैं तो इंटरव्यू में आपको एक क्वेश्चन तो मिस होने ही वाला है। कोई भी इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू देने जाएंगे, और खासतौर पे जब गेट वाले लोग जाते हैं बीएआरसी में, एनपीसीआईएल में, आईओसीएल में इंटरव्यू देने, वहां तो आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्या वो क्वेश्चन है, 3 चीज में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। कौन कौन सी चीज है वो देख लेते हैं हम लोग। पहला है साइंस, साइंस क्या है। दूसरा इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग क्या है। थर्ड नंबर अपना क्या है, टेक्नोलॉजी। और आप लोग को पता ही है, यहाँ का दोनों के बारे में बोलने की तो जरूरत नहीं है। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ बहुत भयानक चीजें होती हैं। फर्टिलाइजर, जो बेचारे फर्टिलाइजर के होंगे, रबर प्लास्टिक के होंगे, पेट्रोकेमिकल के होंगे, ठीक है ना, उनको पता है आजकल जो फॉर्म निकलते हैं अदर अदर इंडस्ट्री में, जैसे आईओसीएल हो गया, बीपीसीएल से कल से बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं। मैं नोटिफिकेशन किसी कारण से नहीं कर पाया, लेकिन इंस्टाग्राम में सारा अपडेट मैं डाल देता हूँ जब वीडियो नहीं बना पाता। तो जो लोग केमिकल पीडिया इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए वो कर लेंगे। वहाँ बहुत सारे मैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डेली डालता रहता हूँ, जो आप देख के एकदम लगेगा पूरा इंडस्ट्रियल फीलिंग। तो जब स्किल टेस्ट होगा आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तो जरूर फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे केमिकल पीडिया, ठीक है ना। तो वहां मैं एडवर्टाइजमेंट भी डाल दिया था। तो आप लोग को पता होगा कितनी दिक्कत देखने को मिल रही है। अगर केम वो सारे सिंपल लिख देते हैं, हमें केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या बीटेक इन बी इन केमिकल इंजीनियरिंग। अब जो बच्चे स्पेशलाइजेशन ब्रांच से हैं, ठीक है ना, जैसे केमिकल टेक्नोलॉजी रबर एंड प्लास्टिक, केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर, केमिकल टेक्नोलॉजी पेट्रोकेमिकल, ठीक। अब वो कहाँ जाएं, तो आप समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी इश्यू चल रही है इस चीज को लेकर। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनना बिल्कुल लाजमी है, ठीक। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप वहां आंसर दे सकें कि क्या है अपना केमिकल टेक्नोलॉजी और क्या है अपना अपना केमिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले नंबर साइंस से, साइंस से स्टार्ट करेंगे। साइंस अपना क्या है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं यूनिवर्स या नेचर में प्रेजेंट कोई भी चीज जिसकी हम स्टडी करते हैं वो साइंस के अंडर आता है। मीन्स आप क्या बोलते हैं, यूनिवर्स
यूनिवर्स या अपना नेचर, नेचर में प्रेजेंट कोई भी चीज जिसकी हम स्टडी करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने का यही तरीका होता है, पूरा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं लिखता हूँ यूनिवर्स में प्रेजेंट कोई भी चीज जिसकी हम स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस। ठीक है, ये सिंपल आप डिफिनेशन वहां पे दे सकते हैं कि सर हमारे आसपास नेचर में जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं, सपोज करो अभी मैं ये मार्कर लिया हूँ, इसके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो भी साइंस है। ठीक है ना, ये व्हाइट बोर्ड है, इसके बारे में स्टडी करेंगे, ये भी है। पेड़ पौधे अगर हमारे नेचर में प्रेजेंट है, उनके बारे में स्टडी करेंगे तो वो भी साइंस है। बट साइंस में अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है। ठीक है ना, तो यूनिवर्स में प्रेजेंट या नेचर में प्रेजेंट कोई भी चीज जिसकी हम स्टडी करते हैं उसे हम साइंस बोलते हैं। और जो हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं ना, यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस, ये सभी चीज साइंस के अंडर ही आती है। चीजें आपको ध्यान रखना है, ये साइंस से बाहर नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें साइंस के अंडर ही आती हैं। ठीक, ये क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे ना? अगर कोई भी डाउट आपको नजर आ रहा हो वो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कोई डाउट आपका बचना नहीं चाहिए। ठीक है ना, अगर मैं आपके लिए इतना डेडिकेशन दिखा रहा हूं तो आपको डेडिकेशन से पढ़ना है। अब दूसरा नंबर हमारा क्या आ जाता है, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, अब बात आती है कि सर इंजीनियरिंग किसे बोलेंगे। ठीक है ना, तो इंजीनियरिंग क्या है कि जो नेचर में प्रेजेंट चीजें हैं ना, जैसे नेचर में सपोज करो क्या हम बोल सकते हैं, एक बॉक्साइड। ठीक है ना, बॉक्साइड, बॉक्साइड क्या है अगर आपको याद है तो बताइए। Al2O3.2H2 था ना, अपना याद है ना, Al2O3 बस याद रखिए। बॉक्साइड क्या था, एल्यूमिनियम का ओर था, एल्यूमिनियम का ओर था ये, जिसमें से हम लोग एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, बेसिक एग्जांपल से बता रहा हूँ, समझिएगा। बॉक्साइड क्या था, एल्यूमिनियम का ओर। हमें चाहिए क्या, एल्यूमिनियम। तो ऐसा तो नहीं है ना बॉक्साइड निकाल लेंगे एल्यूमिनियम मिल गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स अलग अलग भी रहते हैं, कुछ इंप्योरिटीज भी रहती है जो हमें नहीं चाहिए होता है। तो क्या करेंगे, ये तो नेचर में प्रेजेंट है, मतलब साइंस यहां तक बात हो गई। अब हमें इंजीनियरिंग करना है तो इसका नेक्स्ट स्टेप है, तो अब हम आइडिया कुछ लगाएंगे, आइडिया करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, कुछ मेथड निकालेंगे, जिससे क्या करेंगे, इस बॉक्साइड से हम एल्यूमिनियम को निकाल लें। ठीक है ना, हमें एल्यूमिनियम मिल जाए। तो जो हमने आइडिया, कॉन्सेप्ट या मेथड लगाया जिससे हमें कोई नया प्रोडक्ट मिले, न्यू प्रोडक्ट मिल जाए, उसे बोलते हैं हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग। मतलब हम नेचर में प्रेजेंट चीजों का, जो हमारे साइंस नेचर में प्रेजेंट चीजों का कुछ नए आइडिया, कुछ नए कॉन्सेप्ट लगा के जो चीज हम नया डेवलप करते हैं उसको इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट की बात करता है, न्यू डेवलपमेंट। मतलब नेचर में जो प्रेजेंट चीजें थी, बॉक्साइड नेचर में प्रेजेंट थी, हमने कुछ ऐसा आइडिया लगाया, सोचा यार कि ऐसा कुछ कर लेते हैं जिसमें सिर्फ एल्यूमिनियम हमें मिल जाए। ठीक है ना, तो हमने कुछ तो कॉन्सेप्ट लगाया होगा, अपने आप तो मिल नहीं होगा, उसी को बोलते हैं इंजीनियरिंग। कि नेचर में प्रेजेंट चीजें या साइंस से हम जो कुछ आइडिया लगा लेते हैं, आइडिया लगाने के बाद कुछ चीजें पा लेते हैं, तो उसे बोलते हैं इंजीनियरिंग। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगली तरफ। अब टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी इसी के नेक्स्ट स्टेप है, यही देख लेते हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी क्या है ना, जब हमने इंजीनियरिंग लगाया ना, इंजीनियरिंग के बाद जो हमारे पास स्टेप, स्टेप बोल सकते हैं, या जो मेथड जनरेट हो गया, जो मेथड मिल गया, उसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी। मतलब ये नेक्स्ट हमारे इंजीनियरिंग के बाद का प्रोसेस है। मींस हमने कोई आइडिया लगाया, कुछ किया जिससे कोई चीज बन गई। अब कोई चीज बन गई तो कुछ मेथड से बनी होगी ना, जब हम बार बार अब उस चीज से बनाने लगते हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आ जाती है। बोलते हैं ना कि अब इंडिया के पास मोबाइल बनाने की टेक्नोलॉजी आ गई है। इंडिया किसी देश से कुछ खरीद रहा है तो अब धीरे धीरे सिर्फ वो खरीदना नहीं चाह रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराना चाह रहा है, कि जब हमें प्रोसेस पता चल जाएगा तो हम अपने यहाँ खुद बना लेंगे। तो इंजीनियरिंग का यूज करके जो हमें नेक्स्ट स्टेप मिलता है वो बोलते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के द्वारा हम फिर हाई प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल क्या हो गया, साइंस में हमने क्या बात की कि नेचर में जो चीजें भी प्रेजेंट हैं उसकी जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं साइंस। ठीक है ना, अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या है कि जब हम कोई न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट या कोई और तरीके से कुछ नया डेवलप कर लेते हैं उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग का नेक्स्ट जो चीज है वो टेक्नोलॉजी। जब इंजीनियरिंग का यूज करके कोई हम नया चीज डेवलप कर रहे हैं तो कुछ तो स्टेप फॉलो कर रहे होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, चीजें समझ में आई ना?
और समझ में आए तो एस जरूर लिखिएगा, वाई लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ना, कि कॉन्सेप्ट आपके यहाँ क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ अपने। अगला टॉपिक अपना क्या है, यहाँ अब तो बेसिक चीजें समझ गए आप। अब ये आप चीज मुझे बता सकते हैं क्या कि डिफिनीशन क्या आप दे सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग का, डिफिनीशन आप क्या दे सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछे, इंजीनियरिंग का नहीं पूछ रहा हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग का, कि कोई आपसे पूछे कि आप केमिकल इंजीनियरिंग हो तो बताओ केमिकल इंजीनियरिंग किसे बोलते हैं, तो आप लोग बता सकते हो क्या? आप लोग बता सकते हो क्या केमिकल इंजीनियरिंग किसे बोलते हैं? तो आप क्या बोल सकते हो, सर केमिकल इंजीनियरिंग साइंस की वह ब्रांच है, या इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है, इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिक रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है ना, जिससे हम अपना डिजायर डिजायर प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, क्या यूज करके क्या, यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस, ठीक है ना, विथ क्या करके, ऑप्टिमाइज मतलब ऑप्टिमम में, ऑप्टिमम एंड सेफ वे, ये तरीका होता है शॉर्ट्स नोट्स बनाने का, ठीक है ना। हमने इधर क्या लिखा आप समझो कि केमिकल इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक रॉ मटेरियल लेते हैं जिसको प्रोसेस करके हम अपना जो डिजायर प्रोडक्ट चाहिए वो डिजायर प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। कौन कौन सी प्रोसेस यूज करके, उसमें यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस हम यूज करके, उससे हमें जो मिलता है उसे क्या, ऑप्टिमम होना चाहिए जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, और वो सेफ वे में होना चाहिए। इतने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप अच्छे इंटरव्यू में जा रहे हैं तो अब यहाँ पर आपको मेन काम शुरू होता है। वो क्या शुरू होता है कि सबसे पहले पूछेगा बेटा ये बता दो कि ये रॉ मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है ना, 1 नंबर पॉइंट। दूसरा बेटा ये प्रोडक्ट क्या होते हैं ये बता दो मुझे। जितने टर्म है मैं इसलिए ध्यान से आपको बोल रहा हूँ, सारे आप हाईलाइट करिएगा। तीसरा नंबर आपको यूनिट ऑपरेशन क्या है बेटा, पहले ये बता दो। 3rd नंबर पॉइंट ये हो गया अपने। यूनिट प्रोसेस क्या है ये हमें बता दो। और ऑप्टिमम मीन्स क्या होता है ये हमें बताओ। और सेफ वे क्या होता है ये हमें बताओ। तो एक डिफिनीशन से आपको 6 कॉन्सेप्ट सीखने हैं, आपको ध्यान है ना। सारा मैं बताऊंगा एक एक करके पूरा ही डिटेल में, ताकि आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कहीं बार बार भटकने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। शुरू करें हम लोग, तो चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या हम लोग बात करेंगे। तो देखो रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट के बारे में अभी थोड़ा लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बारे में बात करेंगे। इसको तो दो दो लाइन में हम चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको इधर रहने देते हैं, नहीं मिटा ही देते हैं, छोड़ो पहले, फिर बाद में हम लोग फिर से लिख लेंगे। आप लोग सारा नोट्स अपने कॉपी में बनाते हुए चलिएगा, आप लोग के लिए बहुत फायदा होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो लोग नोट्स नहीं बनाए रहेंगे बाहर में प्रोसेस कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगी। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आज तक नहीं सीखे हैं ना, इसलिए आप यहाँ है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी पूरा सीखना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग मेन टॉपिक जो हर इंटरव्यू की जान है। क्या पूछा जाता है, यूनिट ऑपरेशन क्या है, यूनिट प्रोसेस के बाद बात करेंगे, ठीक है ना। तो यूनिट ऑपरेशन का ये बेसिक अपना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। तो यूनिट ऑपरेशन में अब हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि यूनिट ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है, मतलब यूनिट ऑपरेशन ऐसा एक ऑपरेशन है, ठीक है, जिसमें ओनली ओनली फिजिकल चेंजिंग होती है, मटेरियल का फिजिकल चेंजिंग होती है, ठीक है ना। फिजिकल चेंजमेंट या फिजिकल चेंजिंग पाई जाती है, ठीक है, अवेलेबल होता है। इतना शॉर्ट में लिखिए, आप लोग को समझने के लिए सफिशियंट होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर क्या है अपना यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है या ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं बोल सकते क्योंकि रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा ऑपरेशन है जिसमें केवल ओनली लिखा हूं, जिसमें केवल फिजिकल चेंजिंग पाई जाती है, उसको बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन, ठीक है ना। अब इंटरव्यूअर बोलेगा बेटा ठीक है डिफिनेशन तो रट के आ गए, अब ये बताना कुछ एग्जाम्पल दोगे क्या मुझे यूनिट ऑपरेशन के। तो कहते सर बिल्कुल देंगे, ऑपरेशन यहाँ बताने ही तो आपको आए हैं, ठीक है ना। तो क्या इसमें दे सकते हैं हम लोग यूनिट ऑपरेशन में, आप लोग क्या देंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप इसमें क्या दे, हाँ दे सकते हैं। इसमें आप दे सकते हैं साइज, साइज छोटा या बड़ा हो जाए, डेंसिटी,
डेंसिटी कम या ज्यादा हो, ठीक है ना, कलर चेंज हो जाए, ठीक, विस्कोसिटी, ठीक है ना, विस्कोसिटी हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, ये सब यू एटसेट्रा बहुत सारे हैं, इतना आप बहुत जानेंगे बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, केवल फिजिकल चेंजिंग अवेलेबल हो, केमिकल नहीं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल से कुछ चीजें समझाता हूँ। साइज का हमने बात किया, साइज मतलब सपोज करो एक इतना बड़ा कोई पार्टिकल था, ठीक है ना, इसको हमने ब्रेक कर दिया, इतना छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो यहाँ क्या हुआ, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ ना, कुछ केमिकल नहीं ना। अगर ये समझ लो क्या था, लेड था, अपना पीवी लेड था, तो ये सभी भी तो लेड ही रहेंगे ना, सब पीवी लेड ही रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये दूसरा हो गया, मैग्नीशियम बन गया, ये आयरन बन गया, ये कुछ और बन गया, ठीक है, आर्गन बन गया, ऐसा थोड़ी ना होगा। फिजिकल चेंजमेंट मीन्स सिर्फ इसके साइज में हमने चेंज करी, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, तो इसको भी हम बोल सकते हैं यूनिट ऑपरेशन का एग्जाम्पल हमारा है, ठीक है ना, साइज वाइज बोल सकते हैं। डेंसिटी अगर ले लो आप, कोई भी लिक्विड था, सपोज करो कोई भी लिक्विड था, ठीक है ना, इसकी डेंसिटी कुछ रही होगी, इसको मिक्सिंग, इसमें कुछ वाटर हमने डाल दिया, वाटर डाल दिया, वाटर डाल के मिक्स कर दिया, तो इसकी विस्कोसिटी पहले जो थी म्यू, सपोज करो एक्स था, अभी विस्कोसिटी उसका उसमें से कुछ घट गई, सपोज करो घट गई, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना था कि ये सपोज करो चीनी था, चीनी का शरबत था, तो अब कुछ और उसका क्या बोल सकते हैं, दूसरा नमक का शरबत थोड़ी ना बन जाएगा ये, ठीक है ना, रहेगा तो चीनी का शरबत ही ना, पहले ज्यादा मीठा रहा होगा, अब कम मीठा हो गया, बस इतना ही फर्क यहाँ पे पड़ा होगा। तो ये भी हम डेंसिटी से कर सकते हैं। कलर का भी ऐसे कर सकते हैं कि मान लो एक वाटर था, इसका सपोज करो अभी नॉर्मल कलरलेस था, कलरलेस था, कोई एक दूसरा चीज इसमें डाल दिए, कोई कलर हमने डाल दिया, ठीक है, ठीक है, कलर डाल दिया, तो इसका कलर कुछ चेंज हो गया, मान लो अब रेड कलर हो गया, ठीक है ना, इसका ये थोड़ी ना मतलब हो गया कि अब ये पानी ही नहीं रहा, बस उसका कलर ही तो चेंज हो गया ना। तो इस तरीके से मल्टीपल एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐसे किसी चीज है, मतलब कोई लिक्विड है, उसका टेम्परेचर पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया, इसका ये थोड़ी ना मतलब लिक्विड चेंज हो गया। यूनिट प्रोसेस तभी होगा जब तक उसका मतलब ये पानी था और इसको समझ लो तेल में कन्वर्ट हो गया, तब हम अगर एक सेकंड के लिए बोले तो उसे बोलते हैं हाँ यूनिट प्रोसेस है, यहाँ पे फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज इन्वॉल्व है, मतलब मटेरियल अपनी आइडेंटिटी छोड़ के दूसरी आइडेंटिटी प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यूनिट ऑपरेशन वैसा ऑपरेशन है जिसमें केवल वनली पे बहुत ज्यादा फोकस आप करिएगा, केवल फिजिकल चेंजमेंट इन्वॉल्व होती है, केमिकल चेंजमेंट नहीं, केमिकल चेंज नहीं, ध्यान रखिएगा, केमिकल चेंज नहीं होता है, 100% ये चीज आपको बोलना है कि वे केवल फिजिकल चेंजिंग होती है, केमिकल चेंजिंग नहीं पाई जाती, ठीक है ना। अब हम लोग क्या बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे हो सकते हैं, कितने टाइप्स के यूनिट ऑपरेशन हो सकते हैं। इतना डिटेल में तो आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा ना, बुक में आपको देखने को मिलेगा, तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप एकदम अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक, एक बार पढ़िए काम खत्म करिए। तो टाइप ऑफ यूनिट ऑपरेशन, टाइप ऑफ यूनिट ऑपरेशन, ठीक है ना। तो कितने टाइप से यूनिट ऑपरेशन को आप डिवाइड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप पहले मैंने आंसर आपको दे चुका है, इसको 5 टाइप से कर सकते हैं। मैंने जब पहले एक चार्ट आपको बनाया था कि इंजीनियरिंग जो केमिकल इंजीनियरिंग किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो मैंने उस समय भी आपको दिखाया था ना कि यूनिट ऑपरेशन में क्या होता है, यूनिट प्रोसेस में कौन से सब्जेक्ट, यहाँ फिर से बताता हूँ 5 टाइप कौन से होते हैं, आप नोट सब कर लीजिएगा, फिर एक एक करके उसको समझेंगे, ठीक है ना। कौन कौन सा हो सकता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं आप लोग के लिए, कौन कौन सा हो सकता है। पहला अपना होगा आपका मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग, मतलब एमओएसएच यूनिट ऑपरेशन, मैं यूनिट ऑपरेशन का यूओ लिखूं कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है, फ्लूइड मैकेनिक्स यूनिट ऑपरेशन, ठीक है। थर्ड नंबर अपना क्या हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, यूनिट ऑपरेशन। फोर्थ नंबर क्या हो सकता है, हीट ट्रांसफर यूनिट ऑपरेशन, ठीक है ना। पांचवा नंबर अपना क्या हो सकता है, मास ट्रांसफर यूनिट ऑपरेशन, ठीक है ना, यहाँ ओ रहेगा यूनिट ऑपरेशन, ठीक है। ये 5 टाइप हमारे होते हैं, मैकेनिकल ऑपरेशन यूनिट ऑपरेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स यूनिट ऑपरेशन, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स यूनिट ऑपरेशन, हीट ट्रांसफर यूनिट ऑपरेशन, मास ट्रांसफर, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक एक की तरफ बढ़ना शुरू हम लोग करते हैं कि पहले हम लोग क्या रहेगा,
चलो जो आप लोग सब्जेक्ट मेन पढ़ते हो पहले उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम ले लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स यूनिट ऑपरेशन, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स यूनिट ऑपरेशन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स यूनिट ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या बात कर सकते हैं, देखो कैसे बात करेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसा क्या होता है जिसमें सिर्फ फिजिकल चेंजिंग होती है, केमिकल चेंजिंग नहीं होती है। जैसे जो लिक्विड होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इसका मीन्स क्या है कि अगर लिक्विड कहीं एक संप में है यहाँ और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना तो यहाँ से यहाँ पाइप के थ्रू ही जाएगा ना। यहाँ से लिक्विड यहाँ पे पहुंचा, सेम लिक्विड ही यहाँ पे पहुंच गया, ऐसा तो नहीं यहाँ से यहाँ जाने में लिक्विड ही चेंज हो गया। तो ये भी यूनिट ऑपरेशन का पार्ट है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एजिटेशन, एजिटेशन हो गया। अब और मिक्सिंग अपना हो जाता है। मिक्सिंग, एजिटेशन मीन्स क्या होता है, किसी चीज को मिक्स करना। मिक्सिंग मतलब भी किसी चीज को मिक्स करना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, एग्जामिनेशन में पूछता है, इतना एग्जाम्पल आप लिख देंगे मोर देन सफिशियंट है। पंपिंग लिख देंगे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एजिटेशन हो गया, मिक्सिंग हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो इतना मेन होता है, आप अगर इसको जान गए तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। क्वेश्चन यहाँ जनरेट क्या होता है, बेटा ये बता दो, तुमने दो एग्जाम्पल दिया, ये वाले ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, यहाँ से यहाँ लिक्विड को कन्वे कर दिया, हो गया। ये एजिटेशन और मिक्सिंग में डिफरेंस हमें बता दो, क्योंकि दोनों चीज तो हमें समझ में आ रहा है। एजिटेशन मतलब ही कुछ हम मिक्स करते हैं, मिक्सिंग मतलब ही हम कोई चीज मिक्स करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या वो हमें बताओ। लाजमी भी है, अगर आप में से किसी को पता है इसका डिफिनेशन, एक्चुअल डिफरेंस, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। मैं तो यहाँ बता ही रहा हूँ, सेम मत कॉपी कीजिएगा, जो आपको एक्चुअल में लगता हो कि आपके हिसाब से ये सही है वो बताइएगा, बाकी मैं तो बता रहा हूँ। देखो एजिटेशन, एक एक चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक एक चीज आपको नोट्स में होना चाहिए। सभी बच्चे जो अपना चैनल है केमिकल पीडिया, चाहे इंस्टाग्राम पे आप आइए चाहे टेलीग्राम पे, आप जो नोट्स बना रहे हो उसका फोटो जरूर सेंड कीजिए, ताकि मुझे लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। अदरवाइज मैं इतना मेहनत क्यों करूंगा लिखने का, मैं ओरली बस आपको समझाता जाऊंगा। अगर मैं आपके लिए इतना टाइपिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको भी दिखना चाहिए नोट्स बना रहे हैं। तो आप लोग चाहे इंस्टाग्राम पे मुझे फोटो भेजिए चाहे टेलीग्राम पे, बट भेजिएगा जरूर, ठीक है सब लोग। एजिटेशन एंड मिक्सिंग, ठीक है, इन दोनों के बारे में इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन पूछेगा और हमें बताना भी है। एजिटेशन क्या होता है, इसमें भी हम चीजों को मिक्स करते हैं, चीजों को मिक्स करते हैं, बट एक यूनिफॉर्म पैटर्न में, यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करते हैं, पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है ना। ठीक, जैसे एग्जांपल, घर में क्या होता था, पापा आए ड्यूटी से, पापा आए, उन्होंने बोला गर्मी का समय चल रहा था, उन्होंने बोला कि जाओ बेटा जाओ और थोड़ा नींबू पानी का शरबत बना के लाओ, ठीक है ना। नींबू पानी का शरबत सबने बनाया होगा बचपन में, या अपने मम्मी को बनाते हुए जरूर देखा होगा, मैं तो बनाया हूँ, आप भी बनाए होंगे मोस्टली। तो सपोज करो आपसे बोले तो आप क्या करने जाते थे, एक बड़ा सा जग लिया, जग लिया ना, उसमें हमने क्या किया, पहले पानी फिल किया, ठीक है ना, पानी सपोज करो इतना हमने फिल कर दिया। उसके बाद इसमें क्या किया, शुगर डाल दिया, मतलब चीनी इसमें डाल दिया, प्लस नींबू इसमें डाल दिया, नींबू भी इसमें डाल दिया, तीनों चीज डाल दिया, इतना ही चीज मोस्टली डालते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, अब या तो हम लोग चम्मच लेंगे, मतलब स्पून हम लोग लेंगे इसमें, ठीक है ना, स्पून लेके क्या करेंगे, ऐसे ऐसे मिक्स करना स्टार्ट करते हैं, ग्लास लिए और ऐसे ऐसे मिक्स करना स्टार्ट किए। ध्यान रखिएगा, जब हम एक ही डायरेक्शन में, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मिक्स करेंगे, तो वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, मतलब सेम पैटर्न है। ऐसे ऐसे मिक्स करें, ऐसे या तो ऐसे करिए या तो इस तरीके से मिक्स करिए, बट एक ही तरीके से करिए, तो उसमें क्या होगा, एक यूनिफॉर्म मतलब सेम पैटर्न फॉलो होगा, तो इसको बोलते हैं एजिटेशन, ठीक है ना, इसको एजिटेशन हम लोग बोलते हैं। अब बात आती है मिक्सिंग की, मिक्सिंग क्या है सर, फिर एजिटेशन अगर ये होगा तो मिक्सिंग कहाँ डिफरेंस है। हमने क्या किया, पहले एक बड़े वाले जग में चीजें बना ली, ठीक है ना, इसमें सारी चीजें जो सोल्यूशन इसमें था वो सोल्यूशन इसमें मिला लिया। अब हम हमारे पास तरीके दो हैं। एक तरीका क्या है, इसमें हमने स्पून डाला, मतलब चम्मच डाला, तो उसमें हमने क्या किया, एक ऐसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं पहले, और फिर बीच में ही ऐसे ऐसे घुमाना हम लोग शुरू कर देते हैं। बदमाशी तो करते ही थे हम लोग बचपन में, पहले ऐसे घुमा रहे फिर ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिए, मतलब कोई पैटर्न फॉलो नहीं, मतलब नो पैटर्न, नो पैटर्न फॉलो, मतलब इसमें कोई पैटर्न नहीं, इधर उधर जिग जैग जैसे मर्जी वैसे कर दो। तो जहां पैटर्न फॉलो नहीं होता वहां जो
कराई जाती है उसको बोलते हैं मिक्सिंग। एक तरीका और हम लोग क्या करते थे, अभी भी हम लोग करते हैं, एक ग्लास ले लेंगे, एक ग्लास और ले लेंगे, ठीक है ना? इसमें भी शरबत है, इसमें भी शरबत है, इसका इसमें मिक्स करेंगे एक बार फिर इसमें मिक्स करेंगे। तो उसमें भी कोई यूनिफ़ॉर्म मिक्सिंग नहीं हुई, सब धड़ाधड़ इधर-उधर जो भी है ग्लास में हम लोग करते हैं, ठीक है ना? तो वो भी कर देंगे तो भी उसको मिक्सिंग बोलेंगे। तो इसके 2 तरीके से आप उनको समझा सकते हैं। इसको एक ही तरीके से जो मैं बताया वो आप बता देंगे तो उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर जब हम एक पैटर्न फ़ॉलो करते हैं मिक्सिंग करने के लिए तो एजिटेशन में काउंट किया जाता है। जहाँ कोई पैटर्न फ़ॉलो नहीं होता उसको बोलते हैं हम लोग मिक्सिंग। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग में जो चीज़ों को मिक्स होने की टेंडेंसी होती है वो एजिटेशन से ज़्यादा होती है। मतलब जब आप मिक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे ना, तो उससे जो मिक्सिंग होगी मतलब आपस में जो घुलेंगे, वो एजिटेशन से ज़्यादा क्योंकि टर्बुलेंस ज़्यादा क्रिएट होगा मतलब एक एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा हो जाता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें घुल जाती हैं आपस में। तो कोई भी पूछे मिक्सिंग और एजिटेशन में कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, तो मिक्सिंग मोर देन इफेक्टिव देन एजिटेशन, ठीक है ना? ये चीज़ आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगली तरफ, फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने आपको बोला, ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं, एजिटेशन, मिक्सिंग में आपको बता दिया, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसे हम यूनिट ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, चीजें आप नोट डाउन करते रहिएगा और नोट्स भेजते रहिए, ठीक है ना? लापरवाही किसी दिन नहीं करनी है। मैं अगर आपके लिए पूरा कंसंट्रेट होकर कर रहा हूं तो आपको भी लापरवाही नहीं करनी है। और एक शायद मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को पता है कि व्हाइट बोर्ड पे दिक्कतें आती हैं, मुझे भी पता है दिक्कतें आती हैं, बट जो अपना डिजिटल बोर्ड आता है उसको अभी मैं एफोर्ड नहीं कर सकता। आप लोग को पता है इतना मैं नहीं, यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं होती, आप लोग को पता है मेरी, क्योंकि मैं सभी ब्लॉक करके रखा हूँ। तो अगर आप लोग कुछ डोनेशन करना चाहें जिससे आपको लगता है कि डिजिटल बोर्ड आए, ताकि उसमें मैं बहुत सारी इमेज आपको वीडियो दिखा के समझा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत इफेक्टिव होता है, वो मैं खुद मानता हूँ। व्हाइट बोर्ड में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, मैं बहुत सारे फोटो नहीं दिखा सकता आपको, वीडियो नहीं दिखा सकता, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग एग्री हों तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, तो मैं अगली बार आप लोग को एक क्यूआर कोड दे दूंगा। जो भी आपसे इच्छा हो, मिनिमम 200 डालिएगा, अगर आपको लगे कि मेरा मेहनत आप लोग के लिए वर्थ है। आजकल 200 रुपये कुछ नहीं है, बट आप लोग के लिए मैं कर रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाए जाएंगे, आप ही लोग के लिए पढ़ाए जाएंगे, कोई चार्ज आप लोग के लिए है नहीं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, आप लोग को पता है। अगर आप लोग का मन करे कि ऐसा करना है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है आप लोग को, और अगर लगता है नहीं इसी पे हम लोग का काम चल रहा है, तो कोई बात नहीं, जैसा आप लोग सही बोलें, ठीक है ना? जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक? मैं वहां पे लिंक पिन कर दूंगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक? ज़्यादा इस पे हम आप लोग को कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि जैसा भी आप लोग की मर्ज़ी रहेगी वैसा बता दीजिएगा। मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, बट उसमें थोड़ा आप लोग को समझाने में ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है? अब अपना क्या होता है दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या बात कर लेते हैं, मैकेनिकल ऑपरेशन, यूनिट ऑपरेशन, ठीक है ना? एमओएसएच हमने पढ़ा था ना, तो उसमें कैसे यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कैसे होता है उसमें? मैकेनिकल ऑपरेशन में हम लोग कैसे यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व करते हैं, क्या-क्या होता है उसमें? जैसे आप लोग मान के चलो क्या होता है अपना वहाँ क्रशिंग, क्रशिंग होती है ना, ग्राइंडिंग, ठीक है ना? यहाँ भी अपना कन्वेइंग, ठीक है ना? उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं इसमें, फ़िल्टरिंग, ठीक है ना? एटसेट्रा, बहुत एग्जाम्पल है कि जो भी आप मैकेनिकल ऑपरेशन में पढ़ते हैं सभी यूनिट ऑपरेशन के ही एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि क्या-क्या हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, कि क्रशिंग आपको पता है, ग्राइंडिंग आपको पता है कि नहीं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो क्रशिंग आपको पता है क्या कि क्रशिंग क्या होता है? बाकी हम लोग मैकेनिकल ऑपरेशन में तो ये पढ़ेंगे ही। क्रशिंग मतलब सिंपल से समझिए, कोई एक बड़ा पार्टिकल्स है, ठीक है ना? बड़ा समझ लो रॉक है, इसको छोटे-छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना ही हमारी क्रशिंग कहलाती है, ठीक है ना? क्रशिंग कहलाती है। सिंपल अभी इतना जानिएगा, ठीक है ना? बट जो रॉ की था उसी के पार्ट ये सब होनी चाहिए, कुछ दूसरा चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ फिजिकल चेंजमेंट होना चाहिए, ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है? ग्राइंडिंग क्या होता है? ग्राइंडिंग अपना कि सपोज करिए छोटे-छोटे पार्ट थे, मतलब ऐसे छोटा-छोटा कुछ था, इसको हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करके पाउडर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना? मतलब पार्टिकल्स को हमने छोटे-छोटे पार्टिकल्स को जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राइंडिंग, ठीक है ना?
इससे आप ऐसे एग्जांपल उनको दे सकते हैं यूनिट ऑपरेशन का, मैकेनिकल ऑपरेशन में कैसे होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला हम लोग क्या बात करेंगे, अगला देख लेते हैं क्या है। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर हमारा है हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर यूनिट ऑपरेशन। मतलब हीट ट्रांसफर में कैसे यूनिट ऑपरेशन लगता है वो हमें जानना है। तो हीट ट्रांसफर के एग्जांपल हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या क्या हीट एक्सचेंज मतलब हीट ट्रांसफर हम लोग पढ़ते हैं। एक तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर में क्या बोलेंगे, कूलिंग, कूलिंग भी, चिलिंग, कूलिंग चिलिंग हो गया। और क्या बोल सकते हैं, इवोपरेशन, इवोपरेशन पढ़ते हैं, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। इतना चीज आप अगर बताएंगे तो भी आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, चाहे सेमेस्टर में चाहे इंटरव्यू में। ठीक है ना। तो यहाँ से मेन चीज, हम ये एग्जाम्पल आपको क्यों बताएं, क्योंकि हमें यहाँ आपसे कुछ चीजें पूछनी थी और बतानी भी थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ आपसे इंटरव्यू जैसे ही आपने इसका एग्जाम्पल दिया, सबसे ज्यादा देने वाले एग्जाम्पल यही है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि बेटा ये बता दो जरा हमें, यहाँ से दो डिफरेंसेज आप बताओ, दो डिफरेंस बताओ। एक डिफरेंस किसका बोलेगा, बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कूलिंग एंड चिलिंग। आपकी सांसें तुरंत फूलने लगेंगी कि साला दोनों चीजें तो ठंडी होती हैं, हम क्या बताएं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, दोनों चीज में हम ठंडा ही करते हैं। ठीक है। दूसरा पूछेगा, बेटा बता दो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन, इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ठीक है ना। जल्दी से आप बताइए, जिसको आंसर पता हो अपना आंसर टाइप करे। टाइप करना सीखना चाहिए। चीजें अगर आप ऐसे मन में लेके बैठ रहेंगे, मुझे तो पता है, मुझे क्यों ही बताना, सर तो बता ही रहे हैं ना, तो ऐसे क्या होगा, जब आप इंटरव्यू देंगे या किसी दूसरे अपने दोस्त को समझा रहे होंगे कोई कॉन्सेप्ट, तब एक बार में आपसे नहीं निकलेगी। आप मान के चलिएगा, मैं बोलना जब सीखा था तभी मैं अपने दोस्तों को पढ़ा पाया था, तभी अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाया था, तभी अपने जूनियरों को पढ़ा पा रहा था। ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे नहीं, मैं खुद ये ऑब्जर्व किया, कोई कॉन्सेप्ट मैं खुद पढ़ के सीखा, बट अगर किसी को मैं बताया नहीं या बोल के खुद से ग्लास के सामने नहीं रिप्रेजेंट किया, तो जब किसी के सामने जाता हूँ तो वो थोड़ा हेजिटेशन रहता है, मतलब पूरा जो फ्लुएंसी में निकलता वो नहीं निकल पाता। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को बताना है चीजें। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कूलिंग और चिलिंग हम लोग किसको बोलते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं पहले कूलिंग किसे बोलते हैं। तो कूलिंग में हम लोग देखते हैं क्या हम लोग बात कर सकते हैं कूलिंग में, कि कूलिंग क्या बोलते हैं। कूलिंग भी एक टेम्परेचर रिमूवल प्रोसेस है, रिमूवल प्रोसेस है। हम लोग को पता है कि कूलिंग में क्या करते हैं, कोई चीज अगर गर्म हो उसको ठंड करते हैं, पर ध्यान रखना कितना ठंड करते हैं, कि सपोज करो कोई प्रोडक्ट था, किसी प्रोडक्ट का टेम्परेचर कम करते करते कहाँ तक ले गए, या तो उसको रूम टेम्परेचर लेके आते हैं हम लोग, रूम टेम्परेचर, या उसको बोल सकते हैं एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, मतलब जो एटमॉस्फेयर, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसके, या कभी कभी देखने को मिलता है कि उससे भी कम कभी 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 टेम्परेचर हमारा लाया जाता है, बिलो एम्बियंट टेम्परेचर, बिलो एम्बियंट टेम्परेचर भी कभी कभी लाया जाता है। तो एक जनरल टर्म में बात किया जाता है कि जो लगभग हमारा कूलिंग का प्रोसेस होता है उसका टेम्परेचर रेंज, अगर आपसे कोई पूछे कि कितना टेम्परेचर रेंज रहे, तो आप बोल सकते हो कि वो कूलिंग है। तो वो मान के चला जाता है कि लगभग 8 डिग्री से 20 डिग्री के बीच, डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अगर टेम्परेचर है किसी चीज का, तो उसको कूलिंग बोला जा सकता है। ठीक है ना। इसको एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन की तरह मान के चलिएगा कि जब हम किसी प्रोडक्ट का या किसी चीज का टेम्परेचर रिमूव करते हैं और लगभग कहाँ तक लेके आते हैं, चाहे रूम टेम्परेचर या एम्बियंट टेम्परेचर, या कभी कभी उससे एम्बियंट टेम्परेचर से नीचे भी लाते हैं, जो टेम्परेचर लगभग 8 डिग्री से 20 डिग्री के बीच वेरी करे, तो उस प्रोसेस को हम लोग कूलिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्या बात करेंगे, और कभी कभी ये वेरी भी करेगा, आप लोग देखोगे कहीं कहीं 10 डिग्री भी लिखा होगा, 10 डिग्री से 20 डिग्री, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता, वो वेरी करता है। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लें कि सर कूलिंग तो हो गया, अब अपनी चिलिंग का क्या बोलेंगे, कि चिलिंग किसको बोलते हैं। इधर देख लेते हैं चिलिंग। तो चिलिंग ही क्या है, चिलिंग अपने कूलिंग का एग्रेसिव फॉर्म है। जो कूलिंग हम लोग करते हैं ना, उसी का समझ लो नेक्स्ट एक एग्रेसिव फॉर्म है,
मतलब और ज्यादा इंटेंस कूलिंग जब की जाती है तो उसको हम बोलते हैं चिलिंग। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, ये जो हमारी कूलिंग होती है ये कहाँ तक की जाती है, मतलब कूलिंग कहाँ तक की जाएगी, जब तक जो प्रोडक्ट होगा, सपोज करो कि उसका क्रिस्टल जहां पर मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से जस्ट एबव टेम्परेचर तक, मतलब सपोज करो कि कोई भी लिक्विड है, अगर वो हमारा फ्रीज कितने पे हो रही है, सपोज को 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जा रही है, तो 5 तक नहीं ले जाएंगे, 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक सपोज करो ऐसा है कि जस्ट एबव उसके टेम्परेचर तक ले जाएंगे, तो उसको हम लोग चिलिंग बोलते हैं। मतलब सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि सर चिलिंग कूलिंग का ही एक एग्रेसिव फॉर्म है, मतलब और ज्यादा इंटेंस कूलिंग की जाती है, जिसमें जो प्रोडक्ट होता है उसको इतना कूल किया जाता है कि जो प्रोडक्ट की फ्रीजिंग पॉइंट होती है जिस पे वो फ्रीज हो जाता है, उससे थोड़ा ऊपर ही टेम्परेचर रखते हैं, नहीं तो फ्रीज हो जाएगा, उससे थोड़ा ऊपर ही रखते हैं टेम्परेचर, ठीक है ना। इसमें जो हमारा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर रेंज कितना होता होगा, तो बोल सकते हैं हम लोग -1 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ये टेम्परेचर रेंज वेरी करता है चिलिंग में। तो ये डिफरेंस हमारा पाया जाएगा, कूलिंग किसे बोलते हैं और चिलिंग किसे बोलते हैं, ये चीजें आप वहां बता सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है ना। चीजें समझ में आ रही है ना आपको, कोई भी डाउट अगर आपको नजर आ रहा हो तो बिल्कुल आप बताइएगा, ठीक। मिटा दे इसको, चलिए हटाते हैं। आप लोग पॉज करके पहले चीजें आप समझा करिए, चीजें जब समझ लिया करिए तो 1 सेकंड के लिए पॉज करिए, चीजें नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट मत मिस करिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक बार माइंड में आ गया आप नहीं भूलेगा, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन का जमाना है तो ऐसा नहीं है कि एक बार मैं मिटा दूंगा फिर से आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप 1 सेकंड के लिए पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, रिकॉर्ड इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, दूसरा हमारा क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये रिलेटिव है ना, जैसे मिक्सिंग और अपना एजिटेशन एक सेम टाइप का था, वैसे इवापोरेशन और वेपराइजेशन क्या है ये हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए जिसको इसको पता है वो जल्दी जल्दी बताए, डिफिनेशन या डिफरेंस क्या है, डिफिनेशन तो सबको पता है, डिफरेंस दोनों में क्या है पहले देख लेते हैं। इवापोरेशन, इवापोरेशन क्या है, दूसरे यहाँ देखेंगे अपना वेपराइजेशन क्या है, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ, जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देगा। इवापोरेशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी लिक्विड का इवापोरेशन जो होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, मतलब बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी सही लिख रहा था, बिलो बॉइलिंग पॉइंट कोई भी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर अगर उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है तो सारे किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड इवापोरेशन करेगा, ठीक है ना। ये चीज एक ध्यान रख सकते हैं आप लोग। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इवापोरेशन कैसे बोल सकते हैं, पहले थोड़ा सा एक डिफरेंशन मैं आपको बता देता हूँ तो आप कंक्लूड जल्दी कर पाओगे। और ये क्या होता है कि आप बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे ही इवापोरेशन हमारा पाया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड एबव, उससे ज्यादा पे, ठीक है ना, उससे कम पे नहीं। तो ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी टेम्परेचर रहे, सपोज करो किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 50 डिग्री मतलब 49 डिग्री तक भी, 49.9 पर भी हमारा इवापोरेशन ही बोला जाएगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इवापोरेट होता रहेगा, हो सकता है आपको दिखे ना। वेपराइजेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट आने पर ही होता है, अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कैसे, उससे पहले वेपराइजेशन नहीं बोला जा सकता। अब इवापोरेशन का हम लोग थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे। आप लोग एक बार क्या करिएगा, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा हो तो मैं बताता हूँ। इवापोरेशन में क्या होता है, एक पतीले में आप पानी रखिए गैस में, एक पतीले में आप पानी रखिए, ठीक है ना, बहुत सारा पानी इधर रखा हुआ है, ठीक है। नीचे से आप स्टोव अपना ऑन कर दीजिए, गैस ऑन कर दीजिए। गैस ऑन करेंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, आप लाइफ में जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो हीट जाएगा वो इस मेटल प्लेट पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्शन। ये तो मैं आपको हीट ट्रांसफर पढ़ाया हूँ, कंडक्शन होगा। अब कंडक्शन के बाद क्या होगा, चीजें अभी जब हीट बहुत कम थी, बहुत कम थी, तो क्या हो रहा था कि एक एक बबल्स कहीं कहीं बन रहे थे, और शुरुआत में क्या होता है, एकदम शुरुआत में आप देखोगे इधर ऐसे ऐसे क्लाउडी तरह, मतलब एकदम भाप की तरह धीरे धीरे धुआं देखने को मिलेगा, जब आप शुरुआत में करते हैं धीरे धीरे, तो वहां से तब उस समय कोई बबल्स ये सब नहीं बने रहते हैं, ठीक है, सिर्फ यहाँ धुआं देखने को मिलता है। ये धुआं जो रहता है ना उसके पास बहुत कम एनर्जी रहती है, जैसे ही आप उसको ऐसे टच करेंगे ना तो वो तुरंत कंडेंस हो जाएगा, पूरा पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा, मतलब उसके पास एनर्जी बहुत कम होती है।
एनर्जी बहुत कम या ना के बराबर, ठीक है ना, नन। तो इवापोरेशन क्या होता है कि जब हम चीज़ों को हीट करते हैं तो इनिशियल फेज में जो स्टीम सरफेस पे जो हमें देखने को मिलती है, इसकी सरफेस पे लिक्विड की, ये नीचे नहीं, सरफेस पे जो एक स्टीम टाइप की दिखती है धुआं-धुआं, उसको बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है ना? अब थोड़ा गैस और बढ़ाओ, गैस बढ़ाओगे क्या होगा? धीरे-धीरे बबल्स ऐसे जनरेट होंगे, बट ज़रूरी नहीं है बबल्स ऊपर जाए, बीच में ही फूट जाते हैं, यहाँ फूट गया, यहाँ जनरेट हुआ, यहाँ फूट हुआ, कुछ बबल ऊपर सिर्फ जा पाते हैं। क्यों कुछ फूट जाते हैं? उसके भी 2 रीज़न हैं। एक रीज़न क्या है हमारा कि इसके लिए क्या होता है, जो हमारा हीट होता है उनके पास, बबल्स के पास, वो हीट ट्रांसफर हो जाता है दूसरे मॉलिक्यूल्स को। ऐसा तो नहीं है कि आप आएँगे तो सारे मॉलिक्यूल को हटो हटो राजा साहब आ गए हैं, इनको जाने का रास्ता दो, ऐसा तो है नहीं। सब लोग आपस कोशिश कर रहे हैं कि हम ऊपर चले जाएँ, हम ऊपर चले जाएँ। तो सब लोग जिसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेगी वही चीर-फाड़ के बाहर निकल पाएगा, ठीक है ना? कोई पतला-दुबला आदमी रहेगा जिसके पास एनर्जी कम है, वो कहाँ भीड़ में जा पाएगा। तो सेम यही होता है कि एक तो वो ऐसे जा रहा है ऊपर, दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी दे दिया, तुरंत यहीं रह गया, बबल फूट गया। दूसरा क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है ना? ये 2 तरीके हमारे होते हैं कि कोई बबल्स क्यों नहीं ऊपर पहुँच पाता। या तो मोमेंटम लड़ेगा, अपनी एनर्जी दूसरे को दे देगा, या जा रहा है ऊपर जा रहा है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है तो अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स को दे दिया, बबल्स वहीं फूट गए। लेकिन सपोज़ करो हीट और बढ़ाओ, मतलब टेम्परेचर हम और बढ़ा रहे हैं। अब क्या आपको देखने को मिलता है, ये चीज़ आप घर पे देखे होंगे, शुरुआत में हीट गैस जलाएँगे, ऊपर धुआँ दिखेगा, इवेपोरेशन हो गया। और धीरे-धीरे गर्म हो रहा है, एक आध बबल्स ऐसे ऊपर उठ के आ रहे हैं, फूट जा रहे हैं, ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। उसके बाद और देखेंगे कुछ टाइम बाद ऐसे बबल्स निकलेगा नीचे सरफेस से, ऐसे होते हुए तुरंत ऊपर आ जाएगा और स्टीम बन के निकल जाएगा। उस टाइम पे क्या होता है, जो बबल्स यहाँ से निकला और डायरेक्ट सरफेस पे आके स्टीम बन गया, उसी को बोलते हैं वेपराइजेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग भी, ठीक है ना? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे ही वेपराइजेशन होता है। तो चीज़ें मोस्टली आपको क्लियर हो जाएँगी। 1-2 डिफिनिशन में मैं 1-2 डिफरेंस और मैं आपको बताऊँगा। क्या आपको डिफरेंस बता सकता हूँ? इसको मिटाता हूँ मैं और डिफरेंस आपको बताता हूँ कि बॉइलिंग, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में और क्या डिफरेंस होता है। एक तो क्या मैंने बोला आपको कि पहला डिफरेंस क्या है कि ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये आप बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल पे भी और उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे भी, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, एक सरफेस फिनोमेना मतलब सरफेस पे देखने को मिलता है, जबकि वेपराइजेशन एक बल्क फिनोमेना है, मतलब पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्म देखने को आपको मिलता है, ठीक है ना? उसके बाद तीसरा आप क्या बोल सकते हैं, इवेपोरेशन में जो स्टीम होती है, स्टीम जो होती है उसके पास एनर्जी बहुत कम होती है, एनर्जी बहुत कम होती है इवेपोरेशन में, जबकि जो वेपराइजेशन होती है उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके पास क्या होती है, लेटेंट हीट। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो वेपराइजेशन होता है वो ऐसा क्या कारण है जिससे वो तुरंत निकलता है और तुरंत फेज चेंज कर लेता है, तो आपको पता है लेटेंट हीट वहां पे इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना? इवोपरेशन क्या है, एक गरीब आदमी है, ठीक है ना, गरीब आदमी है, ये क्या करता है, जिसके पास हीट ज्यादा होता है ना, उससे एनर्जी ले लेता है, उससे एनर्जी लेके फिर ये वेपर में कन्वर्ट होता है, मतलब स्टीम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ ये बोल सकते हैं कि इसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, इसके पास एनर्जी कम होती है। ये मोस्टली डिफिनेशन हमारी होती है, मतलब डिफरेंस होती है इवोपरेशन एंड वेपराइजेशन में। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही हो। इतना डिटेल में आप कहीं देखने को नहीं पाएंगे। इंडिया के किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जाइए जहां पर आप 30-30, 35-35 हजार देते हैं इसी कोर्स के लिए, ठीक है ना? आप एक बार कोर्स देख के आइए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ऐसा ही है। और इतना डिटेल में अगर आपको पढ़ा दे तो आप बता दीजिएगा, कल मैं अपना क्लासेस बंद कर दूंगा, ठीक है ना? मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी डेडिकेशन के साथ काम करिए, ठीक है? अब बढ़ते हैं हम लोग और चीजें की देख लेते हैं, और चीजें क्या हमारी बात करनी है। अब मास ट्रांसफर हम लोग देखते हैं, मास ट्रांसफर यूनिट ऑपरेशन। ये तो हमारा हो गया ना, इसमें सारे डिफरेंस हम लोग जान लिए थे कि कूलिंग क्या है, चिलिंग क्या है, ये सब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके वाइबा अगर कॉलेज में होगा, वहां भी वाइबा में भी ये चीजें पूछी जाती हैं। और गेट वालों का तो अगर बीआरसी का इंटरव्यू देंगे, एनपीसीएल का देंगे, आईओसीएल का देंगे, कोल इंडिया लिमिटेड का देंगे, तो वहां तो पक्का ये सब चीजें पूछी जाने ही जानी है, ठीक है ना? अब बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ। एक चीज हम लोग यहाँ मास ट्रांसफर यूनिट ऑपरेशन, चलिए मास ट्रांसफर ट्रांसफर यूनिट ऑपरेशन, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब मास ट्रांसफर यूनिट ऑपरेशन में क्या क्या होता है, मतलब जब हम लोग मास ट्रांसफर पढ़ते हैं तो क्या ऐसा तो थोड़ी ना हो जाता है कि कोई चीज
पहले कुछ और था, बाद में चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। जैसे एग्जांपल हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, डिस्टिलेशन पढ़ते हैं, डिस्टिलेशन हो गया हमारा, और क्या हम लोग पढ़ते हैं, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, ड्राइंग, ड्राइंग पढ़ते हैं इसमें, और क्या पढ़ते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं, इतना ही बहुत है आपके जानने के लिए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ समझाना आपको क्या चाह रहा हूँ वो आप समझिए। डिस्टिलेशन मल्टीपल टाइम आपको पढ़ाया हो, क्या करना होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे सेपरेशन होता है, वो चीजें छोड़िए। डिफ्यूजन भी हम चीजें पढ़े हुए हैं। हमें यहाँ से जो क्वेश्चन जनरेट होगा एग्जामिनेशन में वो होगा कि बेटा जरा ये बता दो, हम ऐसे एग्जाम्पल जानबूझ के आपके लिए ले रहे हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाए वहां से, और मैं यही वो चीजें खत्म कर दूं। मैं पढ़ा रहा हूँ एमईबी, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ। इसलिए बोला जाता है जब एमईबी हम लोग पढ़ते हैं तो बिना इसके पढ़े सारे सब्जेक्ट कंप्लीट आपके हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन है एमईबी से रिलेटेड है, ठीक। इसलिए एमईबी में सब इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ में दो चीज के बारे में डिफरेंस आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा बेटा, जरा इन दोनों के बाद डिफरेंस बता दो कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है ना। सबसे पहले ये पूछेगा, और वहीं पे एक आपको एग्जांपल दे देगा। क्या, अब देखो ये एग्जामिनेशन में पूछा हुआ, बार्क 2024 में एक कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा कि एक क्लोथ है, क्लोथ से मतलब कपड़ा है, ठीक है ना। मम्मी ने बोला आपसे कि बेटा ये कपड़ा वॉशिंग मशीन से धुल गया है, एक बार छत पे ले जाओ, छत पे जो हैंगर होता है उस पर टांग के आओ, ठीक है ना। आप गए, हैंगर था, उस पर कपड़ा ऐसे टांग दिए, दो तीन कपड़े जो भी हैं, ठीक है ना, टांग दिया। अब मुंबई वाले ने क्या क्वेश्चन पूछा कि ये कपड़ा टंगा हुआ है बेटा, तो सूखने के लिए आपने टांगा है, तो इसमें कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है ना, ड्राइंग या डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर हमें पहले तो यही बता दो कि व्हाट इज द ड्राइंग एंड व्हाट द डीह्यूमिडिफिकेशन, तब तो हम कुछ बता पाए, ठीक है। हम बता देते हैं पहले उसको आपको। ड्राइंग का मीन्स क्या होता है कि कोई भी सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड अगर उसमें कोई मॉइस्चर है, कोई मॉइस्चर है, तो इसको कोई भी तरीका अप्लाई करो, कोई भी तरीका अप्लाई करके इसके मॉइस्चर को इवापोरेट करो, इसको मॉइस्चर के इवापोरेट कर दो, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। मतलब कपड़ा था, उसमें पानी था, पानी इवापोरेट होकर चला गया, तो उसको ड्राइंग बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा बता देते हैं, डीह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर, मॉइस्चर को हटाना डीह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है, ठीक है ना। ये चीजें आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ड्राइंग मतलब सॉलिड में अगर कोई मॉइस्चर है उसको इवापोरेट कर देना, जैसे मैं इवापोरेशन बताया, हीट ट्रांसफर में भी बताया हूँ। सॉलिड में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसे हटा देना, कैसे, इवापोरेशन के द्वारा, तो उसको ड्राइंग बोलेंगे। डीह्यूमिडिफिकेशन किसे बोलते हैं, अगर एयर है उसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर के मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हटा देना डीह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। क्वेश्चन अब आपके सामने है कि कपड़ा है, हैंगर में टंगा हुआ है, इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वो हमें बताइए। आप लोग को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं, और ये रियल लाइफ एग्जांपल है, आप लोग को ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 1 सेकंड। आप लोग तब तक टाइप कीजिए जिनको पता है। हाँ, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ टाइप कर लिए होंगे, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें हमारा होता है ड्राइंग। आप क्वेश्चन पूछोगे सर क्यों ड्राइंग ही क्यों, डीह्यूमिडिफिकेशन क्यों नहीं, बताते हैं आपको। ये हैंगर था, इधर हमारा कपड़ा था, ठीक है ना। कपड़ा है अपना, ऐसे सपोज करिए कपड़ा है, इसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं, इसमें फाइबर होते हैं, ठीक है ना। फाइबर क्या किया होता है, वाटर जो होता है उसे एब्जॉर्ब किया होता है, मतलब इसी के अंदर तो पानी रहता है हमारा, इसी के अंदर पानी था। अब देखो क्या हुआ, यहाँ दो तीन कंडीशन हो सकती है। एक तो हमारे सूर्यदेव, हमारे सूर्यदेव जो है वो हीट इस पे लगाएंगे, ठीक है ना, हीट लगाएंगे, ठीक। इससे क्या हो सकता है कि जो इसके अंदर ट्रैप्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे एनर्जी पाके इवापोरेट होकर निकल जाए, ठीक है ना। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका, हमारे पवन देव हैं, पवन देव मतलब विंड यहाँ से चल रही है,
विंड चलेगी तो विंड क्या करेगा, जब ऐसे जाएगा तो इसके पास जो अवेलेबल मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वो उसको लेके चले जाएंगे, तो भी सूख जाएगा। ठीक, तो ड्राइंग हमने बोला क्या था कि सॉलिड पार्टिकल मतलब सॉलिड मटेरियल से मॉइस्चर को इवोपरेट करके ले जाना ही ड्राइंग कहलाती है। यही तो कपड़े में हो रहा था। दूसरे से कनेक्ट करके देखते हैं, डिह्यूमिडिफिकेशन सही है क्या? ये कपड़ा था, सूर्य से एनर्जी आई, इवोपरेट हो गया, तो वहां क्या लिखा था, एयर में मॉइस्चर को हटाना। हम लोग एयर से थोड़ी ना मॉइस्चर को हटा रहे हैं, हम लोग तो सॉलिड से मॉइस्चर को हटा रहे हैं ना। तो सॉलिड से मॉइस्चर को हटाना क्या कहलाता है, ड्राइंग। हाँ, अगर ये हमसे बोला गया होता कि एक बार कपड़ा सूख गया, उसके बाद जो एयर में मॉइस्चर चला गया, जब इसको हम लोग हटाएंगे, मतलब एयर से जब मॉइस्चर को हम लोग हटा देंगे, तब उसको डिह्यूमिडिफिकेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसको कैसे हटाते हैं, एसी से, इंडस्ट्रियल डिह्यूमिडिफायर बोलते हैं, ह्यूमिडिटी फायर। ठीक है, दो तीन तरीके होते हैं, जैसे एसी से भी हटा सकते हैं इसको, डिह्यूमिडिफायर से भी हटा सकते हैं। तो कोई भी अगर आपसे अब पूछे कि ड्राइंग और डिह्यूमिडिफिकेशन में से क्या होता है जब हम लोग कपड़ा सुखाते हैं, तो एकदम निश्चिंत होकर बताएगा सर उसमें ड्राइंग होती है, और एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से दे सकते हैं कि ड्राइंग हमारा क्या होता है, सॉलिड से जो एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, उसको इवोपरेट करना ड्राइंग है। जबकि डिह्यूमिडिफिकेशन क्या हमारा, एयर में प्रेजेंट जो वाटर वेपर हैं, मॉइस्चर हैं, उसको वहां से हटाना, मतलब एयर को ड्राई करना डिह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ एयर को थोड़ी ना हम लोग ड्राई कर रहे थे, यहाँ तो हम कपड़े को ड्राई कर रहे थे, इसलिए हमारा यहाँ पे ड्राइंग सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल आप लोग के लिए मोर देन सफिशियंट है इसके लिए मास ट्रांसफर में। अब बढ़ते हैं, एक और यूनिट ऑपरेशन अपना बचा है, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करेंगे। मोस्टली शायद मुझे लग रहा है 1 आवर्स होने वाले होंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि 1 आवर आपके लिए मोर देन सफिशियंट होंगे। किसी भी कोचिंग का आप देखेंगे, वहां 2.5-2.5 3-3 घंटे रहते हैं, इतना भी कंटेंट नहीं। क्यों? ऐसा नहीं कि वो टीचर खराब पढ़ाते होंगे या कुछ और पढ़ाते होंगे, इतना बकैती चलती है कोचिंगों में, इतना बकैती कि पहले अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस लोग करेंगे, फिर बच्चे कुछ बोलेंगे, उनकी डिस्कशन होगी, टॉपिक तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। आप लोग देखे होंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग के क्लास में क्या है, हम लोग एक भी शब्द इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे, टॉपिक डिस्कशन करें, तो 1 घंटा मोर देन सफिशियंट हो जाता है। मेरा भी गला 1 घंटे में ही खराब होने लगता है कि हाँ पूरा नीचे रैसेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू हम लोग 1 घंटा बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और एक चीज मैं आपको जो पहले बताया, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ना है तो थोड़ा सा हेल्प आप लोग की चाहिए, क्योंकि अकेले में नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ज्यादा नहीं, 200 ही कंट्रीब्यूशन आप लोग को करने हैं। अगर उतना कर देंगे तो कुछ ही दिन में जैसे ही पैसा कंप्लीट हो जाएगा, मैं ऑर्डर आप लोग को दिखा के ही ऑर्डर करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि विदाउट दिखाए आपको करूंगा, जो भी है ट्रांसपेरेंसी आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग को ऐसा करना है। अगर आपकी मर्जी होगी तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज जैसे चल रहा वैसे चलाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, एक हमारा और बचा है, क्या बचा अपना, 5th नंबर अपना, कि थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स यूनिट ऑपरेशन। इसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स यूनिट ऑपरेशन में अपना क्या होता है, इसमें बोल सकते हैं कि जहां पर भी थर्मोडायनेमिक्स में जहां पे भी थर्मोडायनेमिक्स लॉ फॉलो होते हैं, एनीवेयर, एनीवेयर जहां पर थर्मोडायनेमिक्स लॉ, थर्मोडायनेमिक्स लॉ यूज किए जाते हैं, यूज होता है, वहां पर हमारा थर्मोडायनेमिक्स यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है। जैसे एग्जांपल ले लें, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर एक ऐसा है जो सबके घर में होता है, एसी, रेफ्रिजरेशन, ये सब ऐसा चीज है जो सबके घर में इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि हाँ यार थर्मोडायनेमिक्स यूनिट ऑपरेशन लग रहा है, क्योंकि वहां ऐसा नहीं होता कि आपने उसमें पानी डाला और उसके बाद पानी से कुछ और ही मतलब तेजाब बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता। पानी डाला तो शरबत बन गया, ऐसा पानी का पानी ही रहता है, तो इसलिए वहां फिजिकल चेंजिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीजें आपको आज समझ में आ गई। ठीक है ना, मुझे लग रहा है 1 आवर से ज्यादा होने वाले होंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो अपने हैं, थोड़े और कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, जैसे रिएक्टेंट अपने क्या है, प्रोडक्ट क्या है। अगर आप बोलो तो मैं 1 मिनट में बता दूं आपको, अगर आप बोर नहीं हो रहे हो। ठीक है ना, चलो अच्छा बता ही देता हूँ, 1 ही मिनट में बता देता हूँ। ठीक, 1 मिनट में बता देता हूँ, चलो। ठीक है, और एक चीज हमारा इसमें, नहीं अभी आपका तो यूनिट प्रोसेस पूरा बाकी है, यूनिट ऑपरेशन तो हो गया, यूनिट प्रोसेस भी तो पूरा बाकी है अपना, सॉरी। तो आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यूनिट ऑपरेशन ही इतना लेंदी है, तो सेम यूनिट प्रोसेस में भी हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे।
तो कल ही उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ मेहनत, तो आप लोग का बस इतना काम है कि लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं चीज़ें कर रहा हूँ तो बच्चे पसंद कर रहे हैं। और कोई भी सजेशन आपकी हो कि क्या और इम्प्रूव करना है, कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि अभी एमईबी तो कल मोस्टली स्टार्ट हो जाएगी अपनी, कल ही तो परसों से तो पूरा फ्लैश स्टार्ट हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ आप नहीं समझोगे, आगे बार-बार क्वेश्चन आएँगे कि ये टर्म मीन्स क्या है, इस टर्म मीन्स क्या है, ठीक है ना? तो कुछ भी सजेशन आपकी हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए कि और हम क्या कर सकते हैं आप लोग के लिए, ठीक है ना? जो भी डाउट हो आपको बताइए, और एक चीज़ जो मैं बोला हूँ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं आपको जैसा भी होगा बता देंगे, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, थैंक यू।